हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरी की माँ के देहांत के बाद वो अपनी 3 मौसियों कमला, सुरेखा और काजल के साथ गोवा के एक बंगलो में रहती थी। तीनों मौसियों की शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। बड़ी बहन शोभना की हुई भी तो उसका पति उसे छोड़कर भाग चुका था, जिसके बाद से वो तीनों लड़कों से नफरत करने लगी थी। इतनी कि वो अपनी बड़ी बहन की बेटी तक की शादी नहीं होने देना चाहती थी और उसके लिए आए हर रिश्ते में टांग अड़ाकर उसे तोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी की शादी के लिए रिश्ता आता है। जी, वो आपको क्या क्या पसंद है? अरे अरे हमसे बात कर, हमसे नजरें इधर कर इधर और हमारी सुन। जी बोलिए। का बनाना आता है तुम्हें, बताओ। ये सवाल तो हमें करने चाहिए आपकी बेटी से। अरे ये लड्डू जरा खा कर तो देखूं, आपकी बेटी ने बनाए हैं ना। उन लड्डुओं में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर तीनों मौसियों ने पहले ही मिलाया हुआ था। जैसे ही लड़के की माँ लड्डू खाती है, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। मिर्ची मिर्ची, अरे पानी लाओ, मुंह जल गया मेरा। ये पानी पीजिए। कुछ मीठा लाऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस बस, मीठा दिखाकर पहले ही इतना तीखा खिला दिया। चल बेटा यहाँ से, हमें नहीं करना कोई रिश्ता यहाँ। अरे अरे हमें भी नहीं करना है कोई रिश्ता विश्ता, निकलो हमारे घर से। इस तरह तीनों मौसियाँ मिलकर ये रिश्ता भी तुड़वा देती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बेचारी गौरी उदास हालत में गोवा के बीच पर एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त तरुण आ जाता है और उसकी उदास हालत को देखकर वो सारी बात समझ जाता है और उसे खुश करने के लिए गाना गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टॉप दिस नॉनसेंस तरुण, कितना बेसुरा गाते हो यार तुम। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, अब तुम ये फटीचर सा गाना गा के मूड मत सड़ाओ मेरा। अरे यार, तू भी ना हमेशा ही अपनी मौसियों की वजह से यहाँ उदास होकर बैठ जाएगी। तू एक काम कर, भाग कर शादी कर ले, तेरी मौसियाँ कुछ नहीं बोल पाएंगी फिर। मजाक अच्छा था, पर भागने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे मैं हूं ना डार्लिंग, मुझसे शादी कर ले। इतना हैंडसम लड़का तेरे को कभी नहीं मिलेगा, लिख के ले ले। वैसे बात में दम है तुम्हारी। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, समझते हो। तुमसे अच्छा लड़का मुझे शायद ही कोई मिलेगा। और तुम देखना, तुम्हारी तीनों मौसियों की सोच ना बदल दी ना मैंने, फिर देखना तुम। इस तरह तरुण और गौरी किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर आ जाते हैं, जिसे देखकर गौरी की तीनों मौसियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों का पारा हाई हो जाता है। गौरी गौरी, ये तूने क्या कर लिया? इस भूखे नंगे तरुण से शादी कर ली? अरे अरे हम तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते रहे थे, सब्र नहीं हुआ तुझसे है? अरे आप तीनों के होते हुए ना मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने किसी को भी बिना बताए तरुण से कोर्ट मैरिज कर ली और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम इसे घर जमाई बनाकर यही रख लेते हैं, वरना मुझे पता है इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी लड़की दिखी नहीं कि सीटी की तरह गोली हो जाते हैं। अरे ये क्या पागलपन है? आप लोग मेरा घर बसने दोगे या पहले ही उजाड़ दोगे? काका दो लल्ली, अरे रुक जा, तू हमारे साथ ऐसा ना कर सकते। क्या 3 माँ का प्यार दिया और आज तो मोई वैल्यू ना है। अरे यार, अब आप प्लीज रोइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, पर बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरे ससुराल जाना होगा।
अरे तो हम तेरे साथ जाएंगे और देखेंगे ये लड़का तुझे सही से रख भी रहा है कि नहीं रख रहा। हाँ, वरना ये लड़का यही घर जवाई बनकर रहेगा। ये बात सुनकर गौरी और तरुण के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मौसियों को उदास न करने के लिए इस बात को वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तरुण की माँ कल्याणी अपनी बहू का घर में खुशी खुशी स्वागत करती है, लेकिन वो तीनों मौसियों को घर में देखकर मुंह बना लेती है। सुहाग रात के दिन तीनों मौसियाँ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर उसके पति से दूर रहने के लिए मना लेती हैं और उन्हें नजदीक नहीं आने देती। ये सब देखकर तरुण को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर छुपकर किसी से बात कर रहा होता है और कमला उसे ऐसे बात करता देखकर अपनी बेटी के कान भरने लगती है। हाय हमारी फूल सी बच्ची, क्या होगा अब उसका। देखा सुरेखा, काजल, मैं न कहती थी ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखा देकर बाहर किसी के साथ अफेयर चालू कर देते हैं। मौसी क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? अरे अभी तो मैं रो रही हूँ, जब तू सुनेगी तो तू भी रोएगी। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे पति का किसी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया है। क्या अफीम तो नहीं खा लिया आपने? अच्छा तो एक काम कर, आज जब तेरा पति बाहर जाएगा ना तो तू उसका पीछा करना और देखना किस मुंह से मिलने जाता है। ऐसे ही शाम को तरुण काम का बहाना बोलकर घर से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए गौरी एक रिजॉर्ट तक पहुंचती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसी समय वो उसे रंगे हाथों पकड़कर पूछती है, अच्छा तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाँ, रिसोर्ट में लड़कियां घुमा रहे हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ तीनों मौसियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा तो देखकर चौंक गया, पकड़ी गई ना तेरी चोरी। आया बड़ा शादी करने वाला। गौरी देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ बस। अरे मैं तो क्या कर रहा है? मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत ना है। देखिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए। देखो गौरी, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे का प्लान करने आया था। क्या? मेरा बर्थडे? अरे हाँ, आज 12 बजे मेरा ही तो बर्थडे था। तरुण ने सभी जगह गौरी के पोस्टर्स लगाए होते हैं जो वो सबको दिखाता है और वहाँ का सारा डेकोरेशन देखकर गौरी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उससे माफी मांग लेती है। लेकिन तभी तरुण उसे समझाता है, देखो गौरी, आज तो तुम चुन ही लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी मौसियों के साथ रहना है। तरुण प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो। अपनी मौसी के बहकावे में आ गई और तुम पर शक किया। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम अपनी मौसियों को अलविदा कहोगी। ए लड़के, तू हमारी जान को बोल रहे है? देख ये हमारी बेटी है और ये हमें ही चुनेगी। नहीं मौसी, अब मैं अपना प्यार और अपना ससुराल चुनूंगी। गौरी अपनी तीनों मौसियों को टाटा बाय बाय कर देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। समय बीतता जाता है। तरुण अपनी बीवी को दुनिया भर की सारी खुशियां ला कर देता है और ये सब देखकर तीनों मौसियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ सालों बाद गौरी की एक छोटी सी बेटी भी हो जाती है और तरुण अपनी बेटी को सराखों पर बिठाकर रखता है। इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। कविता एक बहुत ही सुंदर और बेहद नखरीली लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। सब उसके आगे पीछे नाचते थे। उसकी माँ सुरेखा और पिता चंदन इन सब के चलते काफी परेशान रहते थे और वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे। पर जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता
तो वो कुछ ना कुछ कमी निकालकर लड़के को रिजेक्ट कर देती थी। ऐसे ही एक दिन, कविता बेटा इधर आ। यस मॉम। लाडो, हमने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, ले तू भी देख ले एक बार। What the hell मॉम, मैं नहीं करने वाली ऐसी टिपिकल शादी। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू ऐसे बदतमीजी से बात करे हमसे। और हाँ, इस साल तुझे शादी करनी ही होगी, नहीं तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे कैसी शर्त? मैं पहले लड़कों को देखूंगी, फिर परखूंगी और फिर डिसाइड करूंगी कि कौन मेरे लायक है। ये क्या बकवास कर रही है तू? स्वयंवर रचाना चाहती है? What a brilliant idea, मॉम। अब रचेगा कविता का स्वयंवर। कविता की बात सुनकर उसके माता पिता के तो तोते ही उड़ जाते हैं, पर अपनी बेटी का घर बसने की खातिर वो हाँ कर देते हैं और उसे स्वयंवर की इजाजत दे देते हैं। बस फिर क्या था, वो अपने स्वयंवर के पैम्पलेट छपवाकर पूरे शहर में लगवा देती है, जिसको पढ़कर उसके घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जाती है। कुछ दिन सबके इंटरव्यू लेने और बात करने के बाद कविता 7 लड़कों को सिलेक्ट कर लेती है। हेलो, सो वेलकम गाइस। सुनो सब, अब से आप सभी को मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा। मेरे सारे काम करने होंगे, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना होगा और आप सभी से टास्क करवाए जाएंगे। जो जीतेगा फाइनली वही बनेगा मेरा लकी बॉय। सो ऑल द बेस्ट गाइस। कविता की बातें सुनकर 2 लड़के वहाँ से फौरन धूम दबाकर भाग जाते, पर अब भी उससे शादी करने की चाहत दिल में लिए वो वहीं डटे रहते, जिनका नाम सुधीर, राघव, कौशल, कबीर और एक सबसे अलग भोला सा गर्भित नाम का लड़का होता है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। 5 लड़कों को रिजॉर्ट में ले जाया जाता है। यहाँ राघव चालाकी दिखाते हुए कविता का हाथ पकड़ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कविता जी, आपकी ये खूबसूरती तो मेरी जान ही ले लेगी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अरे हाथ छोड़ कविता जी का, इतने कोमल हाथों को छूकर गंदा कर दिया। अरे कविता जी, लाइए मैं आपके हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर देता हूँ। सब लड़कों को ऐसा करते देख गर्भित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? दूर हटो कविता जी से और आराम करने दो उनको। गर्भित की बातें सुनकर कविता उसे देखती ही रह जाती है। उसे वो सबसे अलग और खास नजर आता है। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव एंड यू ऑल। मैं तुम्हें तुम्हारी टाइमिंग, लोकेशन सब कुछ बता दूंगी कि कौन मुझे कब, कहां और कैसे मिलेगा। ओके, सो अब कल मिलते हैं फिर। बाय। अगले दिन कविता रेडी होकर उन सबसे मिलने एक रिजॉर्ट में पहुंचती है और सबको स्विमिंग पूल के पास बुलाती है। ओके गाइस, तो आज आप सभी को मेरी मसाज करनी होगी एंड मैं नोटिस करूंगी कि आप सब में से सबसे ज्यादा बढ़िया मसाज कौन करता है और मुझे रिलैक्स फील करवाता है। आपको ये सब मसाज करेंगे? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? यू डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता तो आप अभी स्किप कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। नो आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। सभी लोग एक एक करके कविता का मसाज करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में गर्भित की बारी आती है। वो उसे शोल्डर की जगह हेड मसाज करता है। कविता को उसका किया हुआ मसाज बहुत पसंद आता है और गर्भित वो टास्क जीत जाता है। अगले दिन एक नया टास्क शुरू होता है, जिसमें सभी को उसके हाथ पर किस करके उसको प्रपोज करना होता है। ये सुनते ही गर्भित फिर से हैरान हो जाता है। कविता जी, क्या ये सब करना ठीक है? लिसन गर्भित, ये मेरा स्वयंवर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हें टास्क नहीं करना तो ये तुम्हारी मर्जी है। यू मे लीव नाउ। गर्भित उदास होकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और सभी लड़के
एक एक करके अपने घुटनों के बल बैठकर कविता को प्रपोज करते हैं। ये सब देखकर गर्भित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब उसकी बारी आती है तो वो बिना कविता को किस किए कहता है, कविता जी आई लव यू। मैं आपसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार एक किस का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट इन सबको ऐसा करता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गर्भित की बातें सुनकर वो उससे नाराज हो जाती है और गुस्से से विनर के नाम की अनाउंसमेंट करती है। सो फाइनली आज मुझे जिनका प्रपोज सबसे ज्यादा पसंद आया है उनका नाम है राघव। ये सुनते ही गर्भित की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कविता जी मैं ये सब और नहीं देख सकता और मैं ये सब छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि मैं आपसे वास्तव में बहुत प्यार करता हूँ। अरे ओ भाई जा जा, ये भाषण कहीं और देना। रुको राघव, असली विनर तुम नहीं बल्कि गर्भित है। अरे कविता जी ये क्या कह रही हैं आप? सुनो गर्भित, प्लीज मत जाओ, मुझे तो तुम पहले दिन से ही पसंद हो। नहीं मैडम अब नहीं, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। प्लीज गर्भित ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, पर शादी से पहले मेरी भी एक शर्त है जो आपको माननी होगी। हाँ गर्भित, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं सब कुछ कर दूंगी। आपको मेरी माँ और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। गर्भित खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी माँ सुजाता को बताता है कि वो कविता से शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर सुजाता गुस्से से तनतना जाती है। अरे अरे वो स्वयंवर वाली लड़की, हाय वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे सब देखा है मैंने, 5-5 लड़कों के साथ ना जाने कौन कौन से खेल रचाए हैं उसने। नहीं माँ, वो अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और स्वयंवर में बुराई ही क्या है भला, ये तो पुराने समय में भी लोग करते थे। अरे पुराने जमाने में माता पिता लड़के का बल देखते थे, बुद्धि देखते थे, और अब ये लड़कियां लड़कों का काम और बॉडी देखती हैं। मैंने देखा है राखी का स्वयंवर, आज तक किसी के साथ टिकी नहीं। ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माँ बस भी करो, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। और हाँ मुझे पता है कि वो आपका मन भी जीत लेगी। गर्भित की बात सुजाता को सही लगती है और वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है। कविता घर में आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है और उसे ऐसा देखकर सुजाता को बहुत अच्छा लगता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और कविता का भी घर बस जाता है। किसी गांव में मनोहर नाम का किसान अपनी बीवी हेमलता और बेटी रितिका के साथ रहता था। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, खाने का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में मनोहर और हेमलता को अपनी 22 साल की रितिका की शादी की चिंता सताने लगी, पर दहेज की अधिक मांग के चलते कहीं उसका रिश्ता पक्का ही नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार बहन सरोज उनके घर आती है। नमस्कार भाई साहब, कैसी हैं आप? जी बहन जी मैं बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? जी भाई साहब, मैं अपनी रितिका बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़के का नाम गिरीश है, विदेश में रहता है, बहुत बड़ा कारोबारी है। पर क्या? कहिए। इसका बेटा है 7 साल का, जो कि इसकी पहली बीवी का है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे ये लड़का तो काफी बड़ा लगत है अपनी रितिका से। का कहा तो तुम हैं? अरे तो क्या हो गया बहन जी, आप अपनी लड़की का सुख देखिए ना। लड़का अमेरिका में रहता है, हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी। मैं तो बस रितिका का भला चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के ख्याल से रितिका के माता पिता अपनी बेटी की शादी
बड़ी उम्र के गिरीश से करवा देते हैं। शादी के बाद वो अमेरिका चली जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर गिरीश उसे ज्यादा वक्त नहीं देता था। वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन जी सुनिए ना, क्यों ना हम अपने रिश्ते को अब आगे बढ़ा ले। देखो रितिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी इस शादी को लेकर बहुत से सपने हैं, लेकिन ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। क्या कहा आपने? समझौता? पर ये शादी तो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। ये शादी मैंने सिर्फ अपने बेटे विराज के लिए की है, ताकि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। जी मैं सब जानती हूँ और आपकी बात को भी समझती हूँ, इसीलिए आज के बाद हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज रितिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बस अपनी पत्नी का हक तुम्हें कभी नहीं दे सकता। जी माफी क्यों मांग रहे हैं आप? शायद मुझे भागन के भाग में यही लिखा था। ऐसे ही वक्त बीतता है। रितिका किसी तरह सारी बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है, तो वहीं विराज भी अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल चला जाता है। 15 साल बीत जाते हैं। वहाँ रितिका अमेरिका के माहौल में खुद को पूरी तरह से ढाल लेती है। वो वहाँ का पहनावा, रहन सहन सब बदल देती है। ऐसे ही एक दिन गिरीश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे अरे कोई है, मेरी मदद करो रितिका, रितिका। अरे अरे गिरीश जी, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रितिका उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? जी देखिए, आपके हस्बैंड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मैम, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर की बात सुनकर रितिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत विराज को फोन करती है। हेलो हेलो विराज। ओ हाय रिट्स, कैसी हो तुम? विराज, तुम फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ रिट्स, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? वो तुम्हारे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सब सुन विराज फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल आ जाता है और अपने पिता से मिलता है। पापा, ये आपको क्या हो गया पापा? अरे बेटा, तू आ गया। तुझे देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। बेटा, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आ गया हूँ ना। तभी अचानक से गिरीश की सांसें फूलने लगती हैं। विराज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सिचुएशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के जाने के बाद विराज और रितिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों इस सदमे को भुलाने के लिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसे ही एक दिन, ना जाने मेरा क्या होगा। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, और अब पापा आप भी। विराज, हौसला रखो। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो क्या होगा? चुप हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच में ना रिट्स, तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ, बस अब तुम रोना बंद कर दो। वक्त बीतता जाता है। विराज को रितिका के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। माँ बेटे का रिश्ता दोस्ती में तब्दील हो जाता है। वो दोनों एक साथ घूमने जाते, खाना खाते और ढेरों बातें करते। विराज रितिका से प्यार करने लगता है, पर उसे कह नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे होता है। ओ रिट्स, रिट्स, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ। हैप्पी बर्थडे रिट्स, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओह थैंक यू विराज। वाओ, कितना
सुंदर ड्रेस है। मानना पड़ेगा विराज, तुम्हारी चॉइस है ना, बहुत बेस्ट है। थैंक यू डियर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सेलिब्रेशन के लिए बाहर भी तो जाना है। विराज और रितिका डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उनको रोक लेते हैं और रितिका के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। विराज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जमकर उन गुंडों की पिटाई कर देता है और उनको वहाँ से भगा देता है, मगर हाथापाई में उसे भी काफी चोटें लग जाती हैं। रितिका उसे लेकर घर आती है। विराज, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की? देखा कितनी चोट लग गई तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिट्स, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हें ऐसे बोले। पर क्यों? बोलो, मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिट्स। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विराज? हाँ रिट्स, हमारा रिश्ता चाहे जो भी था, पर मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर समाज वाले कभी हमारे इस रिश्ते को नहीं समझेंगे। लोगों की चिंता तुम मत करो, बस तुम मुझसे प्यार करती हो ना, यही है बहुत मेरे लिए। ये बात बोलकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोगों को उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और सब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे देखो देखो लोग, देखो इन दोनों को तो जरा भी शर्म नहीं आती। आइयो दूसरे देश में आके रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। अरे इन लोगों ने तो अपने देश का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। आए बड़े। रोज रोज सबकी ऐसी बातें सुनकर विराज को बहुत दुख होता है। वो फाइनली रितिका से शादी करने का फैसला ले लेता है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और सबके सामने अपने प्यार की सच्चाई को रखते हैं। इस तरह रितिका की अधूरी जिंदगी पूरी हो जाती है और उसे अपना एक हम उम्र हमसफर मिल जाता है। मीनू की जिंदगी का एक ही सपना था और वो था मिस इंडिया का खिताब जीतने का। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। कभी वो सर पर किताबें रखकर रैंप वॉक करती, तो कभी देश दुनिया की जानकारी जमा करने के लिए रात रात भर जाकर पढ़ाई करती। उसकी माँ रमा और पिता अनोखे लाल को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहने लगी थी, पर मीनू अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पर था। ऐसे ही एक दिन उसकी बहस अपने माँ बाप से हो जाती है। मीनू बिटिया, बहुत हो गया अब तुम्हारा, चुप्पे चाप शादी कर लो, बता ही दे रहे हैं तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। पहले मुझे मिस इंडिया बनना है, फिर करूंगी शादी। सुन लिया आपने? ज्यादा बकैती ना करो हमारे सामने। कोई मिस इंडिया फिस इंडिया नहीं बनना तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई माँ? आपके लिए शादी ही सब कुछ है, मेरी खुशी कुछ नहीं? अगर ऐसा है ना तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। और हाँ, इतनी बुरी लगती हूँ ना तो निकाल दो मुझे अपने घर से। अरे ये क्या तमीज है? बात करने की कोई शर्म लिहाज बचा है कि नहीं? आप में बचा है क्या? अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो। बस अब एक को सब नहीं, हम भी देखते हैं कैसे नहीं करती हो तुम शादी। मीनू गुस्से में तनतनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। मीनू के लिए जब भी कोई रिश्ता आता, वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उस रिश्ते को ना कह देती, जिसके चलते एक दिन उसकी अपने माता पिता से बहस हो जाती है। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो अपना सारा सामान पैक करके बिना किसी को बताए अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। कुछ दिन तो वो इधर उधर ठोकरें खाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे काम मिलना शुरू हो जाता है और एक दिन उसका मिस इंडिया कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले राउंड में जजेस उससे कुछ सवाल पूछते हैं। मिस मीनू, राइट? यस सर, ऑलवेज राइट। ओके, स्मार्ट आंसर।
तो मीनू, मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही हैं। मेरे घर वाले इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, इसलिए मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए घर छोड़ दिया। यहाँ आई तो बहुत सारी परेशानियाँ अकेले ही फेस की। गट्स तो बहुत है आप में, मानना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुई तो आगे क्या? क्या आप वापस अपने घर चली जाएंगी? जी, घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे अपना सपना पूरा करना है और ज्यादा मेहनत करूंगी और फिर दोबारा आऊंगी यहीं, पर हार नहीं मानूंगी। जजेस मीनू की सारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वीर नाम का एक जज मीना की बातें और उसके बोल्ड अंदाज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें उसे अपना टैलेंट दिखाना होता है और वो डांस के जरिए अपना टैलेंट दिखाती है। राउंड खत्म होने के बाद वीर उसके पास जाता है और कहता है, हेलो मिस मीनू, वैसे मानना पड़ेगा मॉडलिंग के साथ साथ डांस भी कमाल का करती हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच सर। अगर आप कल फ्री है तो क्यों ना एक साथ में कॉफी हो जाए? आपके साथ जाने के लिए तो कोई पागल ही मना करेगा। इस तरह वीर और मीनू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वीर अपनी माँ रेणुका को मीनू के और अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उसकी माँ रेणुका अपने होने वाली बहू को देखने के लिए उस कंपटीशन में जाती है, जहाँ पर मीनू पहले से ही बिकिनी ड्रेस पहनकर पोजेस दे रही होती है। हाय राम, बंद करिए टीम झाम। शर्म नहीं आती ऐसी अपनी प्रदर्शनी लगाते हुए? अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा है। मिस इंडिया बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। अरे कभी नहीं, इस बेशरम लड़की को मैं कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं। तभी मीनू जल्दी से अपना परफॉर्मेंस खत्म करके रेणुका के पास आती है और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। देखा माँ, कितनी संस्कारी है, आते ही पैर छू लिए आपके। अरे पैर छूने से कोई संस्कारी नहीं बन जाता। कपड़े देखे हैं तूने इसके? दूर हट मेरे बेटे से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब मेरे मॉडल बनने का हिस्सा है। मिस इंडिया बनने के लिए मुझे ये सब करना होगा। हाय, इसकी जबान तो देखो, जैसे कैंची हो। वीर, चल यहाँ से और इस लड़की से दूर रहना। अरे माँ रुको, अरे मेरी बात तो सुनो माँ। रेणुका जबरदस्ती वीर को वहाँ से ले जाती है। ऐसा होता देख मीनू को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती और अपने कंपटीशन पर अपना पूरा ध्यान लगाती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो मिस इंडिया बन जाती है। उसकी प्रशंसा हर तरफ होने लगती है, कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। ये सब देखकर उसके माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए मुंबई आ जाते हैं। बेटा, हमें हमारी गलतियों के लिए ना माफ कर दे। बहुत गलत किया हमने जो तेरी बात ही नहीं सुनी। अब तो तुम मिस इंडिया भी बन गई है। चल, अब तेरी शादी धूमधाम से करवाते हैं। नहीं माँ, मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़का देखा है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। उसका नाम वीर है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अनोखे लाल और रमा दोनों ही मिलकर अपनी बेटी का रिश्ता वीर के घर ले जाते हैं। जी, आप तो जानते ही हैं, वीर और मीनू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्यों ना अब हम इनकी शादी करवा देते हैं। कभी भी नहीं। इस बेशरम लड़की को मैं अपने घर की कभी नहीं बनाऊंगी बहू। हाँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? वो सब करना जरूरी था मेरे लिए। तो अब भी जाकर वो सब करना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। उस दिन तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, पर अब नहीं। मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, आप मानो या ना मानो। अरे बेटा, दुनिया की बाकी सब लड़कियां मर गई है क्या?
जो तुझे इससे शादी करनी है। मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। मेरा प्यार मीनू है और वही रहेगी हमेशा। इस तरह वीर मीनू से कोर्ट मैरिज कर लेता है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। मीनू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अपने मॉडलिंग का काम भी मैनेज करती है। वक्त के साथ रेणुका भी बदल जाती है और मीनू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नेहा एक समझदार और गुणवान लड़की थी जिसे अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि उसे अपने पति के साथ हनीमून पर जो जाना था उसकी शादी समर नाम के लड़के से फिक्स हो जाती है, जिसकी माँ कामिनी पुराने विचारों वाली औरत थी। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। समर और नेहा मंडप में बैठकर एक दूसरे से कान में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तुम जानना चाहोगी कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा। वहाँ बीच पे ना खूब मस्ती करेंगे। वाओ, आपको पता है मेरा कितना मन था वहाँ जाने का, घूमने का। आई एम सो एक्साइटेड। हट पगली, हम वहाँ घूमेंगे थोड़ी, कमरे में रोमांस करेंगे। अजी चुप हो जाइए, सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सुन लेगा तो। कामिनी को उन दोनों का इस तरह बात करना बहुत खटक रहा था। वो उनके पास जाती है और बोलती है, अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम दोनों। शादी के बाद जितनी बातें कर लेनी है कर लेना, अभी शांति से बैठो। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी को एक साथ समय बिताने को मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा ही अपनी बहू को काम में फंसा कर रखती थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी समर बोलता है, माँ, मैं और नेहा सोच रहे थे कि हम दोनों कहीं बाहर घूम आए। हाँ बेटा, घूमना है तो गली के 2 चक्कर काट आओ, मगर जल्दी आ जाना, इस टाइम है ना कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। माँ, मैं यहाँ गली में घूमने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। हम गोवा जा रहे हैं और मैंने टिकट भी करवा ली है। क्या कहा? गोवा? हे भगवान, तेरे पास क्या इतने ही पैसे आ रहे हैं बर्बाद करने के लिए? माँ, हमारी नई नई शादी हुई है यार, तो कहीं घूमने भी ना जाएं। इसलिए मैं और नेहा भी अपने हनीमून पर जा रहे हैं। प्लीज मंजूरी दे दो ना इसकी। प्लीज माँ जी, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। कामिनी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मंजूरी दे देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पर कैसी शर्त माँ जी? यही बेटा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तू ना बस अपनी बीवी को प्यार करता है, अपनी माँ को नहीं घुमाएगा। उससे भी तो प्यार करता है ना तू? ये मेरी सास कामिनी नहीं कमीनी है, कमीनी। हर जगह हमारे साथ चिपकी रहती है। माँ, प्यार तो आपसे भी है ना, पर मैं अपने हनीमून पर आपको कैसे ले जा सकता हूँ? अरे पर वर कुछ नहीं, तू बस मेरी टिकट करा दे, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। इस तरह कामिनी अपने बहू और बेटे के साथ जबरदस्ती उनके हनीमून पर चली जाती है। वो प्लेन में साथ बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी कामिनी आकर उनके बीच में बैठ जाती है और दोनों का पूरा सफर बोरियत से कटता है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर समर होटल मैनेजर से बात करता है। जी, हमें 2 रूम सेट चाहिए। ओके सर, 2 रूम 6000 पे कर दो। ठीक है, दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दूं 6000 रुपए? बेटा तू एक ही कमरा ले ले। अरे 3 ही तो लोग हैं हम, आराम से रह लेंगे। आया बड़ा मोया मैनेजर 6000 रुपए लेगा। क्या बोल रही हो माँ आप ये? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। ज्यादा पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, वरना चल अभी के अभी घर वापस। ठीक है सर, 1 रूम दे दीजिए। ऐसे ही उसकी माँ एक कमरा ले लेती है
और अपने बेटे को काउच पर सुलाकर अपनी बहू के साथ खुद बिस्तर पर सो जाती है। अगर वो दोनों बीच पर घूमते तब भी कामिनी उनके पीछे पीछे चल देती। वो जहाँ जहाँ जाते वो उनके साथ साथ जाती। ऐसे ही एक दिन समर अपनी माँ को शॉपिंग का लालच देकर अकेले मार्केट में टूरिस्ट गाइड के साथ छोड़ देता है और होटल के कमरे में आकर अपनी बीवी को तोहफा देता है। समर, ये क्या है? अरे यार पहले इसे खोलो तो सही। नेहा तोहफा खोलती है तो देखती है वो उसके लिए एक ब्लैक शॉर्ट नाइट ड्रेस लाया है। उसे देखकर वो शर्मा जाती है और तभी समर कहता है, अब जाओ यार, अब इसे पहनकर भी आओ। जी अभी माँ जी आ गई ना तो ये सारा प्लान स्पॉइल हो जाएगा, देख लेना आप। अरे नहीं होगा यार, क्योंकि आज मैंने माँ को बहुत अच्छी सी जगह भेजा है जहाँ वो चाहकर भी नहीं आ पाएंगी। हाय सच्ची क्या? मैं अभी ये नाइटी पहन कर आती हूँ। नेहा वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर समर के होश ही उड़ जाते हैं और वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। अरे मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार तुम। कितने टाइम से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये सपना ना पूरा नहीं होगा और माँ जी अभी आ ही जाएंगी। तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और नेहा को उन कपड़ों में देख गुस्से से तिलमिला जाती है। तो वही नेहा पर्दे के पीछे छुपकर अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ये सब कपड़े पहनते हुए? हाय, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे थे। छी छी। माँ, तुम तो शॉपिंग पर गई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे होना क्या था, एक कमबख्त दुकानदार से मेरी बहस हो गई। वो तेरा टूरिस्ट गाइड है ना, मुझे वापस यहाँ ले आया। मैंने तो उस दुकानदार की बैंड बजा दी थी। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया। मुझे शॉपिंग का लालच देकर मेरे पीछे से ये सब कर रहे थे तुम। हाँ तो क्या करूँ, आप तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। जहाँ जाते हैं वहीं चली आती हो। पता नहीं यार क्या दिक्कत है माँ आपको हमसे। जब से शादी हुई ना, एक बार भी मुझे अपनी बीवी से प्यार से बात करने का मौका तक नहीं मिला। अच्छा बेटा, अब तुम मुझसे बहस करेगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? हे भगवान, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब तो मेरे बहू बेटे को मुझसे जलन हो रही है। हाय, मेरा बेटा तो मेरा नहीं रहा। माँ बस भी करो, अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन इमोशनल बातों को सुनकर तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। वो मेरी बीवी है। मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही उससे भी करता हूँ। फिर क्यों आप हमारे बीच में दखलंदाजी कर रही हो? क्या आपको यह सब करना अच्छा लगता है? अपने बेटे की बातें सुनकर कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और अगले दिन अपनी टिकट बुक करवा कर वापस घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करते हैं और एक हफ्ते बाद अपने घर वापस लौट आते हैं, जहां उनकी माँ कामिनी समर और नेहा को कभी भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से नहीं रोकती थी और अब वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को नेहा का ये हनीमून? क्या आप सभी लोग भी अपने हनीमून के लिए इतने ही एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।